हेलो डियर फ्यूचर ऑफिसर्स। तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा जो वीडियो है, हमारी सीरीज का तीसरा वीडियो है, जो हमने यूपीएससी सीसेट 2027 को टारगेट करते हुए यहाँ तक 2028 के लिए भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सीसेट की जो प्रॉब्लम बनी हुई है, जो डिफिकल्टी लेवल या जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता जा रहा है, तो उसके लिए हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव और एक कंटिन्यू तैयारी की जरूरत है। क्योंकि पहले क्या होता था कि कुछ टाइम पहले हमने 1 महीने 2 महीने पहले से सेट तैयार करके चले गए तो हमारा हो जाता था, लेकिन अब ये बहुत मुश्किल हो गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो इस सीरीज स्टार्ट की है ना, सीसेट की डेली प्रैक्टिस सीरीज, उसका आज अब क्या है, थर्ड डे है। तो दो कंडीशंस जो पहले से भी हर वीडियो में बता आ रहा हूँ, इसमें भी यही कि कॉम्प्रिहेंशन जो है वो पोर्शन अभी हम ऐड नहीं कर रहे। वो कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन तब ऐड करेंगे, वो आपके फीडबैक पे डिपेंड करेगा। जब आपके फीडबैक मतलब पर 50 लाइक्स जब हो जाएंगे वीडियो पे, तो उस पर 50 पर एक कॉम्प्रिहेंशन ऐड किया करेंगे। और यदि फीडबैक आप 20+ फीडबैक दे रहे हो, इस कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे रहे हैं, आंसर आ रहे हैं, तो पर 20 क्वेश्चंस पर हम क्या करने वाले, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड किया करेंगे। आज हमने एक नई चीज भी की है, वो मैं आपको बता दूं कि मैंने लास्ट में होमवर्क के लिए क्वेश्चन छोड़ा है आपके लिए। उसको ना आपको सॉल्यूशन करना है अच्छे से उसका, और उसका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है। और दूसरा बात ये है कि अगर कुछ कोई भी क्वेश्चन में आपको कोई इजी मेथड मिले, ठीक, क्योंकि मैं तो डिस्कस कराऊंगा, इसके अलावा कोई मेथड हो आपके जहन में इस मेथड से भी वो हो सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स जो है ना, उसमें जरूर उस मेथड को आप लिख के बताएं। क्योंकि हम उसको ना क्या करेंगे, अब जैसे ही कोई अगला क्वेश्चन आएगा ना, तो अगर वो सच में आसान मेथड होगा तो हम उसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे साथ में, इससे हेल्प हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन के कई सारे मेथड होंगे, तो आप ये सब कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन के लिए। तो जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है एस योगफल है किसका, एस दे रखा है, एस के एक्स प्लस वाई प्लस जेड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, एक्स वाई और जेड में से प्रत्येक क्या है, 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है। मतलब कि एक्स वाई और जेड क्या क्या है, 10 से छोटी भिन्न अभाज्य संख्या है, मतलब तीनों अलग अलग हैं। 10 से छोटी अभाज्य संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, यहाँ तक 5 हो सकती है और 7 हो सकती है। इसके अलावा बस यही हो सकती है 10 से छोटी अभाज्य संख्या। इन चारों में से एक्स वाई जेड अलग अलग संख्याएं हैं, ये हमें नहीं पता। लेकिन एस क्या है, जो एस जो दे रखा है वो है इन तीनों का योग है, एक्स का, वाई का और जेड का। हम अगर इन तीनों को जोड़ दे तो क्या आएगा, इनका सम आएगा, इन तीनों का सम आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, जितना हमें क्वेश्चन में दिया है। हमें स्टेटमेंट पे जाना है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एस का इकाई का अंक 0 हो सकता है। मतलब इन तीनों संख्याओं को इस तरीके से जोड़े, इनमें 3 संख्याएं चूज करें, और अगर हम उनको जोड़ें तो उनका अंक उनका जो हो सकता है, योग कितना हो सकता है, योग जो भी होगा उसके जो इकाई का अंक होगा ना, उसमें 0 हो सकता है। तो हम एक हो सकता है वाले क्वेश्चन में से इतना करना है कि अगर आपका एक का आंसर मिल जाए ना, एक स्टेटमेंट मिल जाए जिससे आपका आंसर जो क्वेश्चन में दे रखा हो वो निकल के आ जाए बस। जरूरी नहीं कि सारे आंसर आए, सारे नहीं आए, बस एक अगर आ गया तो हो सकता है, पूछ रहा है तो सही हो जाता है। लेकिन अगर निश्चित रूप से पूछता तो मतलब सारे ही आंसर आने चाहिए थे, वही जैसा कि क्वेश्चन में पूछा है। हो सकता है पूछा है, हमने इनको इस तरीके से अरेंज करना है, इनके 3 मान इस तरीके से पिक करने हैं कि इनका योग क्या हो जाए, योग जो भी हो ना उसमें या 10 हो जाए, 10 ही हो सकता है इनसे मैक्सिमम योग, तीनों से 10 हो जाए तो 10 करके देखते हैं। अगर हो जाएगा तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो देखो 5 और 3 8, अगर एक्स वाई जेड को हम ये 5 एक्स को मान ले, 2 वाई को मान ले और 3 मान ले जेड को, तो इनका देखो योग कितना हो रहा है, 5 और 5 10 हो रहा है, 10 का यानी 10 हो रहा है योग। इसका मतलब क्या होगा, इकाई के अंक पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इकाई का अंक 0 हो सकता है। इसी प्रकार दूसरा देखो, इकाई का अंक 9 हो सकता है। अब इसमें से 3 संख्या इस तरीके से हमें चूज करनी है कि इकाई के अंक पे 9 आ जाए। देखो 7 5 3 ले ले तो 12 और 3 15, नहीं हो रहा 9। 5 और 3 8, 8 और 2 10, ये भी नहीं हो रहा। 7 और 2 9 और 3 12, मतलब नहीं, किसी भी तरीके से है ना 9 तो नहीं आ रहा है। इकाई के अंक पे 9 मतलब अंकों का योग 9 इस तरीके से हो ही नहीं रहा, तो ये गलत हो जाएगा, 9 हमारा योग नहीं आ रहा। 2 से 3 आप करके देखोगे ना तो आपका स्टेटमेंट से आंसर आ जाएगा। इसके अलावा एस का इकाई अंक 5 हो सकता है। अब हमें इकाई का अंक 5 लाना है। इकाई का अंक 5 कब कब हो सकता है, या तो अंकों का योग 5 है, 5 तो हो नहीं सकता क्योंकि 5 से तो अकेला 5 भी तो है, मतलब इतनी छोटी संख्या है नहीं है कि आपके 5 जाएगा। इसके अलावा 15 हो सकता है और 25 हो सकता है। 25 होगा नहीं क्योंकि इतनी बड़ी संख्याएं भी नहीं है हमारे पास। हमें 15 अगर अंकों का योग आ रहा है तो इसका मतलब हो जाएगा हमारा तीसरा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो 15 हम अंकों का योग लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं 7 और 5 को जोड़ते हैं। 7 एक को 7 मान लेते हैं, एक को 5, 7 और 5 12,
कितने कम पड़ रहे हैं, 3, 3 भी हमारे पास है, यानी आ रहा है हमको कोई 15 आ गया ना, 7 और 5 12 और 3 15, यानी कि क्या 5 भी क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अब तीनों स्टेटमेंट में से दूसरा नहीं है, पहला और तीसरा सही है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, पी का वेतन, पी का वेतन टू के वेतन से 20% कम है, आर के वेतन से 20% कम है, और आर का वेतन पी के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है। तो हम पहले इस तरीके से मान लेते हैं, पी है एक, तो एक क्यू हो गया, और एक आर हो गया, 3 हो गए। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। 3 दे रखा है, पी क्यू आर है। अब इसमें दे रखा है पी का वेतन क्यू के वेतन से 20% कम है, यानी पी का वेतन है ना, तो क्यू के वेतन से कम है 20%, और जो कि मतलब क्यू का ही जो वेतन है वो आर के वेतन से 20% कम है। यानी आपको ऐसे में मान के चलते हैं, मानते हैं इसमें आर के वेतन, आर का वेतन हम कितना मानते हैं, आर को हम 125% मान ले, 125 मान ले, क्योंकि इसका 20% कम करेंगे ना तो फिर सी 100 पे आ जाएगा, मतलब कैलकुलेशन हमारी आसान हो जाएगी, इसलिए हम 125 मानते हैं आर को। अब इसमें दे रखा है कि देख क्यू का वेतन से 20% कम पी का है, और क्यू का वेतन कितना है, क्यू का वेतन पी के वेतन से तो 20% अधिक है ही, साथ में जो आर के वेतन से 20% कम है, मतलब आर का कितना है 125, 125 का 20% कम क्या है, क्यों है, 125 का 20% हो जाएगा 25, 125 में से 25 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। क्यू का वेतन कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसी प्रकार पी का वेतन कितना दिया हुआ है, पी का वेतन दे रखा है कि क्यू का जितना वेतन है उससे 20% कम, तो इसका 20% कम करेंगे, 100 का 20% क्या हो जाएगा 20, और जब 20 को हम कम कर देंगे 100 में से तो कितना आ जाएगा, पी का वेतन 80 आ जाएगा। आपको ये बात समझ आई होगी। इसमें इस तरीके से दिया हुआ है कि जो आर का वेतन है ना वो तो पी के वेतन से 20% अधिक है, और पी का वेतन है ना उससे क्यू का वेतन 20% अधिक है। या फिर उल्टा समझोगे तो ऐसे समझ सकते हो कि आर का जितना वेतन है ना उससे 20% कम क्यू का है, और क्यू के जितना वेतन है उसका 20% कम किसका है, पी का। हमने आर को 125 माना है, 125 का 20% कम किया तो 25 कम हो गया, यानी 100 आ गया, और फिर क्यू का भी 20% हमने कम किया तो क्या आ गया, 80 आ गया। तो हमारा ये ओवरऑल हो गया, हमने माना जो वैल्यू। अब पूछ रहा है क्या, आर का वेतन पी के वेतन से, तो आर का वेतन कितना है 80 है, आर का वेतन कितना है 80, और ये किसका हो गया, सॉरी पी का वेतन कितना हो गया 80, और आर का वेतन कितना है 125, है ना। ये हमारे जो हमने ये मान रखे हैं ना, जो माने उनके हिसाब से हो गया। अब पूछ रहा है आर का वेतन पी के वेतन से कितना कम है, कितना प्रतिशत कम है। प्रतिशत कैसे निकालते हैं, दो वस्तुओं के बीच में, पहले इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 80 और 145 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 125 के बीच में का डिफरेंस हो जाएगा 45, डिफरेंस बटे, और बटे में क्या होता है, मतलब बेस में क्या रखते हैं, दो संख्याओं में परसेंट निकालना हो तो जिसके साथ से लगा हो, किसके वेतन से, जिसके के वेतन से, जिसके साथ क्या लगा हो, से लगा हो, जिसके साथ से लगा हो, का लगा हो, आर का वेतन पी का कितना परसेंट है, जिसके साथ का लगा हो, इस तरीके से जिससे पूछे ना उसको नीचे रखते हैं। तो पी के वेतन से पूछ रहा है, डिफरेंस निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 45, और पी से पी का वेतन कितना है 80, तो 45 80 का कितना परसेंट अधिक है ये हमें बताना है। तो ये हो जाएगा, इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा, और जब 450 हो जाएंगे ऊपर ऊपर हो जाएंगे 450/8, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम इसको भाग देंगे तो आंसर आ जाएगा बी, मतलब 56.25% इसका राइट आंसर आ जाएगा। से इस आपको समझ आया होगा ये वो, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तीसरे क्वेश्चन की, तो इस तरीके के क्वेश्चन ना मतलब हर बार पूछता है। ए प्लस बी का अर्थ क्या दे रखा है, ये ए प्लस बी जहाँ पे भी आएगा, जहाँ प्लस होगा उसको चेंज करके क्या करना है, माइनस करना है, ए माइनस बी करना है, यानी जहाँ प्लस होगा उसकी जगह क्या करना है, माइनस करना है। ए माइनस बी जहाँ पे होगा, यानी जहाँ पे माइनस होगा ना उसकी जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो का अर्थ होता है मल्टीप्लाई होगा, जहाँ माइनस होगा उसकी जगह हम चेंज करके मल्टीप्लाई कर देंगे। और ए मल्टीप्लाई बी का मतलब क्या होता है, ए डिवाइड बी, यानी जहाँ मल्टीप्लाई लिखा, जहाँ पे मल्टीप्लाई मिलेगा ना उसको चेंज करके हम किसमें, डिवाइड में रख देंगे, मतलब उसकी जगह भाग का लोगो लगा के फिर सॉल्यूशन कर लेंगे। और जहाँ ए डिवाइड बी दे रखा है ना उसका मतलब होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी जहाँ पे डिवाइड होगा ना उसका मतलब जहाँ डिवाइड आएगा वहाँ पे प्लस रख देंगे, ये हमें दिया हुआ है। अब हम इसको क्या करते हैं, इस वैल्यू है ना इसमें चेंज करने की कोशिश करते हैं, जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनके बेस पर। पहले दिया हुआ है 10, प्लस दिया हुआ है, प्लस की जगह यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन के हिसाब से प्लस की जगह माइनस रखना है, ए माइनस बी रखना है, तो 30 माइनस 10 माइनस क्या हो जाएगा 30। अब माइनस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह क्या रखना है हमें, माइनस की जगह रखना है मल्टीप्लाई,
क्या 100 हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई दे रखा है, मल्टीप्लाई की जगह क्या रखना है, मल्टीप्लाई की जगह रखना है डिवाइड। डिवाइड, ये आ गया डिवाइड। और डिवाइड कितना 50। और फिर दे रखा है डिवाइड, डिवाइड की जगह क्या रखना है, डिवाइड की जगह हमें रखना प्लस। तो डिवाइड की जगह क्या रखना है, एक सेकंड जगह करते हैं थोड़ी। डिवाइड की जगह क्या रखना है, तो डिवाइड की जगह क्या रख देंगे, फिर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा डिवाइड की जगह। तो ये हमारा ओवरऑल इससे क्वेश्चन में जो दिया हुई चेंजमेंट है ना, जो साइंस है उनका चेंज करने के बाद में ये बन जाती है हमारी ओवरऑल इक्वेशन। अब इसको हमें सॉल्यूशन करना है। तो बोडोमास का रूल पता है आपको, पहले डिवाइड करते हैं फिर मल्टीप्लाई करते हैं फिर माइनस और प्लस, ये तो कैसे भी कर लो। स्टार्टिंग में आपको मतलब भाग करना है, फिर गुना करना है, और फिर प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो पहले डिवाइड करेंगे तो 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 100 में 50 का भाग 2 बार। 2 बार। अब देखो यहाँ पे तो इसकी जगह ओवरऑल सबसे पहले इसको सॉल्यूशन क्या है, इसकी जगह क्या आ गया 2। अब क्या हो गया, गुना करना है, इधर क्या है 30, 30 के साथ अब किसको मल्टीप्लाई करना है, इससे जो निकल के आया 2। इसको 2 से गुना करेंगे तो इन सबसे क्या आ जाएगा 60। इधर क्या बचा हुआ है 10, और इधर क्या बचा है प्लस में 25। अब इसको चाहे आप पहले प्लस कर लो आप माइनस कर लो, आंसर सेम ही आने वाला है। तो देखो 10 में से 60 गए तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 50, और साथ में क्या है 25 प्लस में है। तो अब देखो माइनस के 50 प्लस 25 कितने हो जाएंगे, कितने, इसका राइट आंसर आ जाएगा माइनस का 25 आ जाएगा, क्योंकि माइनस का 50 ज्यादा है तो उसमें से घट जाएगा क्या 25 कम हो जाएगा, तो क्या बच जाएगी माइनस का 25, इसका आंसर बच जाएगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका जो मेन मकसद, इस क्वेश्चन को ना सॉल्यूशन तो आप कर लोगे, इसमें बस मेन है, इसमें अगर आपसे इसमें गड़बड़ नहीं हो जानी चाहिए। ये जो इसमें ये दिया हुआ है चिन्ह वगैरह को चेंजिंग करने का, इसमें इसको आप अच्छे से ढंग से कर लोगे ना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 25 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, चौथे क्वेश्चन की, है ना, ये एक तरीके वाले क्वेश्चन होते हैं जिसमें पाइथागोरस प्रमेय लगी होती है, वो ये इस तरीके से सॉल्यूशन किए हुए हैं। इसमें ये इसको लंब हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, मतलब आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो इसमें जो पाइथागोरस प्रमेय लगते हैं, एक कोण 90 डिग्री का है त्रिभुज में, तो वो लगती है के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, मतलब ए सॉरी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे जो ये तरीक दे रखा है, जैसे लंब को हम 7 मान ले और बी को आधार को हम 24 मानेंगे, तो कर्ण कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 625 का अंडर रूट आ जाएगा, और उसका आंसर हो जाएगा 25। इसी प्रकार से ये नेक्स्ट है ना, ये भी तरीक का क्वेश्चन है। एक भुजा को 12 है, जो 12 का स्क्वायर है प्लस 16 का स्क्वायर, जब इसको करके हम जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा कितना 400 आएगा, और 400 आएगा, और फिर इसका अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, क्योंकि के स्क्वायर के बराबर आएगा। के का मान निकालेंगे तो के इधर आ जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, तो इसका आंसर आ जाता है 20। तो ये तरीक वाले क्वेश्चन इसी प्रकार इसको भी सॉल्यूशन करेंगे ना, आप 16 का स्क्वायर करेंगे प्लस 63 का स्क्वायर करेंगे, और बराबर के बराबर रख लेंगे क्या के स्क्वायर। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे ना तो जो संख्या आएगी ना हमारी 4225 ऐसे कुछ आएगी, जब उनको योग करेंगे तो फिर स्क्वायर को हटाएंगे, उस पर अंडर रूट लगाएंगे, तो जो फाइनल हमारा आंसर होने वाला है इस तरीक का हो जाएगा 65 का आंसर आएगा। मैक्स में इसका क्या आएगा 65 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पांचवें क्वेश्चन की, तो ये रिमाइंडर की जो थ्योरी है ना उससे है, तो इसमें हम कई सारे कंसेप्ट भी देख लेंगे। तो पहली बात तो आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि दो संख्याएं अगर भिन्न के रूप में दे रखी हो, जो अंश जो है, अंश और हर भिन्न इसी रूप में होती है ना, यदि अंश जो है वो हर से क्या है एक कम है, तो पावर में कुछ भी हो रिमाइंडर क्या होगी हमेशा के लिए एक होने वाली। इसका मतलब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, मैं समझाऊं। अगर एक संख्या को मानो अब 7 है, तो मतलब अंश में 7 है, उसके जस्ट नीचे एक बड़ी संख्या है, मतलब एक अंश पर क्या है ऊपर की साइड में एक कम संख्या है, और जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे एक कम संख्या। अब इसके पावर में चाहे कुछ भी हो जाए, सम हो विषम हो कुछ भी हो, हमेशा रिमाइंडर जो होगा शेषफल क्या होगा एक आने वाला है ना, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। ये इसी कंसेप्ट पे बेस्ड है। 3 की पावर 2019 दे रखा है, उसका डिवाइड कर रखा है 10। एक बार देखेंगे तो इसको कब, देखो 3 को 2019 बार लिखोगे, फिर 10 से डिवाइड करोगे, फिर रिमाइंडर, इस तरीके से तो नहीं निकाल सकते, इस सारा दिन लग जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 2019 को, इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2018 लिख लीजिए। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पावर में जैसे दो संख्याएं समान संख्या, एक की पावर n है और एक की पावर m है, तो क्या होता है जब समान संख्याएं पावर में और गुना में है तो उनकी जो पावर होती है वो जुड़ जाती हैं, क्या हो जाती है n प्लस m हो जाते हैं, ये जुड़ जाती हैं। तो इसमें देखो हमने भी वही किया है, 3 को अलग लिख दिया, इसकी पावर 1 हो जाएगी। जब इनको ये फॉर्मूला इस पर लगाएंगे तो ये फिर 2018 में 1 जुड़ जाएगी,
तो ये 2019 हो जाएंगे। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा मैंने ये क्या किया है, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है, 10 चल रहा है डिवाइड में। अब देखते हैं इसको, 3 को तो ऐसे कैसे छोड़ते हैं। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 1009। कैसे, अब एक दूसरा जो फॉर्मूला है वो मैं बताता हूँ आपको। कि यदि a की पावर n है, कोई भी संख्या उसकी पावर n है और उसके ऊपर एक पावर और है जिसको मान लेते हैं हम m है, तो अगर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अगर घात के ऊपर घात है ना तो गुना हो जाती है, यानी nm हो जाएगा, दोनों गुना हो जाएंगे। यानी जैसे a की पावर 2 है और इसकी पावर भी 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरऑल जब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 2 × 3 हो जाएगा, यानी a की पावर 6 हो जाएगी। तो मैंने यही कंसेप्ट है ना यहाँ पे लगाया है कि 2018 को 2 पार्ट्स में तोड़ लिया, इसके जस्ट आधा कर दिया। 3 का स्क्वायर और का स्क्वायर 1009। अब अगर वो फॉर्मूला हम लगाते हैं तो देखो 1009 को 2 से गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, जब मल्टीप्लाई 2 करेंगे ना 1009 को, तो ये आ जाएगा 2018। सही है ना। अब देखते हैं ये नीचे 10 चल रहा है, ऐसे कैसे चल रहा है। अब देखो ये 3 ऐसे कैसे चल रहा है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और नीचे क्या हो गया 10। 9 की पावर कितनी है, ऊपर देखोगे तो 1009 है। अभी अभी मैंने बताया था कि 10 से 1 कम, 10 से 1 कम, अगर मतलब 10 से 1 कम नहीं, 18 से 1 कम है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, फिर पावर कितनी, उसका रिमाइंडर 1 हो जाएगा। यानी यदि n-1 ऊपर है और नीचे n है और रिमाइंडर चाहे कुछ भी हो जाए x y z, तो उसका पावर कुछ भी हो जाए तो उसका रिमाइंडर कितना आता है 1। इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इस इतने का, पेन चेंज करके बताता हूँ, इस इतने का रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 10 है, 10 नीचे लिखा हुआ है 10, 10 से 1 कम ऊपर लिखा हुआ, पावर चाहे जो हो, इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा 1। 3 साथ में चल रहा है, 1 इसका रिमाइंडर आ गया। अब 3 तो है ही और 1 से इस पर आ गया किसका, इस पूरी संख्या का भी सॉल्यूशन हो चुका है। अब ये इसके साथ चूंकि ये डॉट है, मतलब यानी गुने में है, दोनों गुने में है, 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3, और यही रिमाइंडर हमारा आ जाएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा, 3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, छठे क्वेश्चन की, संख्या है और 7 से भाज्य पूछ रखा है, इस संख्या में p का मान पूछ रखा है, ये संख्या जो है 7 से भाज्य है। तो इसको ना 7 से विभाज्य का कोई स्पेसिफिक नियम तो है नहीं, इसको हम सीधा बस ऐसे ही करेंगे कि इसको पहले 7 से डिवाइड करते जाएंगे, यहाँ पे आके रुक जाएंगे और फिर जो आगे होगी ना P369, P369, इससे पहले जो संख्या आएगी हमें वो ढूंढनी है। उसके बाद में हम p का वैल्यू ऑप्शन से पिक करके रख के और 7 से डिवाइड करके देख लेंगे। अब इसका अगर इसमें संख्या में पहले हम 7 का भाग देना स्टार्ट करते हैं तो देखो 37 में जाएगा, 7 पंजो 35, 35 में जाएगा मतलब 2 बचेगा, 29 आ जाएगा, 7 चौक 28, फिर 7 चौक 28 कंप्लीट भाग, सॉरी 1 बच जाए, सॉरी अब हम 7 से डिवाइड करना इसको स्टार्ट करते हैं। 37 में देते हैं 7 पंजो 35, 2 बच जाता है, 2 बचता है यानी 29 बन जाएगा। तो 29 में भाग देंगे तो 7 चौक 28 कंप्लीट जा रहा है, 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा यानी 18 बन गए। फिर नेक्स्ट संख्या 18, 18 में 7 का भाग देंगे तो 7 दूनी 14 बार जाएगा, फिर बच जाएगा 4, 4 यानी 41 बन गया। 41 में देंगे फिर से 7 पंजो 35 और फिर 6 बार चले जाएगा, 6 टाइम 6 रिमाइंडर बच जाएगा, 5 बार भाग चला जाएगा 41 में, देन 6 मतलब 62 बच गया। अब देखेंगे तो अब 8 7 56, 8 बार भाग जा रहा है मतलब 56 बार जा रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है, अभी तक बच रहा है रिमाइंडर, फिर बच जाएगा 6 को यहाँ रखेंगे, फिर बच जाएगा 62, 65 बन जाएगा। और 65 जब बनेगा तो फिर से जो भाग देंगे 7 का 63 बार चला जाएगा, 9 बार, तो रिमाइंडर कितना बच रहा है यहाँ तक 2 बच जाएगा। यानी जब इसमें 7 का भाग देंगे, संख्या में देते चलेंगे तो यहाँ तक इस 5 तक जब भाग देंगे तो जो शेषफल बचेगा ना वो 2 बच जाएगा। अब हमारी इसको हम भूल जाएंगे। अब हमें आंसर लाने के लिए क्या करना है, इस p की जगह हम ऑप्शंस रख के पिक करेंगे, फिर 7 का भाग देके चेक कर लेंगे। अब हम पहला ऑप्शन रख के देखते हैं, यदि p की जगह हम 1 रख दें तो क्या हो जाएगा, 21 बन जाएगा, 21 बन जाएगा, 21 369 बन जाएगा। 21 में 7 का भाग देंगे, कंप्लीट बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है, कोई रिमाइंडर नहीं बच रहा। भाग जब बीच में ब्रेक हो रहा है तो शून्य लग जाएगा क्योंकि 3 में भाग जाएगा नहीं, आगे 36 में जाएगा तो 7 पंजो 35 बार जाएगा, 35 फिर एक रिमाइंडर बच जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 19, 19 क्योंकि 19 पे फिर 7 का भाग कंप्लीट जा नहीं रहा और इसमें क्या दिया हुआ है 7 से पूर्णतः भाज्य है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, अब p की जगह क्या रख के देखेंगे, p की जगह रखेंगे 6। अब रखेंगे p की जगह मान लीजिए अब हमने 6 रख दिया
तो अब देखो अब बन गया टोटल कितना, 26 बन गया स्टार्टिंग में। तो 7 या 21 बच गए कितने, 5, 5 बच गए। अब नेक्स्ट संख्या बनी 53, 53 में भाग देंगे तो 7 7 49, 49 यानी 4 बच जाएगा। इसी प्रकार अब बनेगी नेक्स्ट 46, 46 में 7 की 42 हो जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 4, दोबारा से 4 बच जाएगा, और 4 जैसे बचेगा तो ये संख्या कितनी बन जाएगी, नेक्स्ट 49 बन जाएगी। तो 49 7 से कंप्लीट बार डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि पी की जगह क्या है, 6 है, तब ये संख्या 7 से पूरी बार विभाजित हो जाएगी। तो अगर 6 से आंसर नहीं आता तो हम 7 रख के देखते हैं, 9 रख के देखते हैं, क्योंकि मैं आपको धीरे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आराम से, इसलिए ये थोड़ा बड़ा हो रहा है। जैसे ही आप खुद से करोगे ना इसको भाग दे के डिवाइड, तो बहुत जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि खुद से जब हम डिवाइड करेंगे तो बहुत जल्दी जल्दी कर लेंगे। तो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा किसमें कैसे क्या करना है, अच्छा इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये हमें बताना है कि इसमें जो इस क्वेश्चन वाचक चिन्ह है ना, इसकी जगह क्या आने वाला है, इसमें कौन सा कंसेप्ट लगा हुआ है। आपने थोड़ी गौर से देखोगे तो आपको समझ आएगा कि 7 और ये 3 है। पहली बात तो एबीसी लिखा हुआ है, हर पैटर्न में एबीसी एबीसी है, चाहे वो सेम नहीं है लेकिन हर डब्बे में एबीसी का ऊपर से नीचे देख लो आप चाहे, या फिर ऐसे देख लो, इसमें इधर देख लो इधर देख लो, हर तीनों को मिला दोगे तो आप एबीसी एबीसी पैटर्न बन रहा है ना। दूसरा 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 जो पैटर्न हम देखें तो देखो, इसको अगर ए मान ले, इसको बी मान ले, और इसको अगर हम सी मान ले, तो ए और सी को जोड़ने से क्या आ रहा है, बी आ रहा है। देखो 7 और 3 को, सिर्फ डिजिट डिजिट की बात कर रहा हूँ, एबीसी वाला पैटर्न तो है ही है, वो तो साथ में चलेगा। इसके अलावा देखो 7 को 3 को जोड़ेंगे तो 10, और बी और सी ऑलरेडी था तो ए आ गया ए बी से। इसी प्रकार ये 3 और 6 को जब जोड़े तो क्या आ गया, 9 आ गया। देखो इनको जोड़ने पर सी और ए था यानी बी आ गया। अब इसी प्रकार नीचे वाले डब्बे में देखो, पहले तो एबीसी वाला पैटर्न देखे तो ए है, सी है तो बी नहीं है, तो इसका मतलब आंसर में क्या, आंसर जो भी आएगा उसमें बी आएगा पहली बात तो 2 ऑप्शन तो बिल्कुल कट गए। अगर इसमें अब नेक्स्ट डिजिट की बात करें तो देखो 13 कैसे आ सकता है, 10 में हम क्या ऐड करें कि 13 आ जाएगा, यानी 3 ऐड करेंगे ना तो 13 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर सेम पैटर्न चल रहा है, ए और सी को जोड़ने पर बी आ रहा है। तो ये इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, इस तरीके से हम बी तक पहुंच जाएंगे, फिर 3B तक पहुंच जाएंगे और राइट आंसर सी हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, कोई संख्या अपने 1/3 से 124 अधिक है तो वह संख्या क्या है, मतलब इन संख्याओं में से हमें वो संख्या बतानी है जिसका अगर 1/3 करें ना, इसका अगर 1/3 कर लें हम और उसमें अगर 124 जोड़ दें तो वो क्या है, वो ये संख्या बन जाएगी, इनमें से कोई एक संख्या बन जाएगी। तो इसको ना ऑप्शन से कर लेंगे हम। अब भी मैं समझाऊंगा, थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं सारे ऑप्शन को बहुत धीरे से समझा रहा हूँ, आप जब करोगे जल्दी कर लो। जैसे हम माने, पहले हम 180 हम मान ले कि 180 मान ले, 180 है, इसका हम 1/3 करेंगे तो, और उसमें अगर 124 जोड़े तो वापसी 180 आना चाहिए। इसमें यही दे रखा है किसी संख्या का 1/3, इसका 1/3 करेंगे 6 बार कट जाएगा, मतलब कितना आ गया, इसका 1/3 1/3 तो 60 आ गया। और अब बोल रहा है इसका 124 अधिक है, 124 अगर इसको जोड़े तो हमारा क्या आना चाहिए, वापसी 180 आना चाहिए, मतलब 1/3 जो संख्या है ना उसमें 124 जोड़ दे तो सेम संख्या बननी चाहिए। अब इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, 184 आ जाएगा, यानी कि 180 तो नहीं आ रहा तो ये तो नहीं आएगा। इसी प्रकार से 194 को हम चेक कर लेंगे और 189 को चेक कर लेंगे, तो फाइनल जब देखेंगे ना तो इसका आंसर आएगा 186। 186 कैसे आएगा, 186 को 1/3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 बार कटेगा और 2 बार कटेगा, मतलब 62 आ जाएगा, 62 को आ जाएगा इसका, तो 1/3 तो आ जाएगा 62, और इसमें हम अगर हम 124 जोड़ेंगे तो ये वापसी कितना बन जाएगा, 186 बन जाएगा। और यही इसमें दिया है कि किसी संख्या का 1/3 कितना 62, और उसमें अगर 124 ऐड करेंगे तो वापसी वही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, राइट आंसर डी आ जाएगा। तो इसको हम ऑप्शन से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो 9th क्वेश्चन की, ये 2026 का ही PYQ मैंने उठाया। क्यू यू ई शब्दों में वर्णों का स्थान बदलकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि क्यू के बाद सदैव यू आता है। इस प्रकार बने शब्दों का अर्थ कोई अर्थ होना आवश्यक नहीं है, मतलब जरूर नहीं कोई अनुच्छेद बने। क्यू के बाद हमेशा क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए, और बाद में कितने, पहली बात तो टोटल वर्ड कितने हैं, 5 डिजिट है, 1 2 3 4 5 डिजिट हो गए, ठीक है। तो क्यू के बाद यू आना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक चीज देखने गौर करने की बात है, थोड़ा गलती भी हो सकती है अगर नहीं हमने ध्यान दिया तो। यू कितने बार है, 2 बार है, यानी कि एक यू यू ई यू ई इस तरीके से है। तो यहाँ पे जो यू है ना वो 2 बार है, कितनी बार है, 2 बार है। एक सेकंड, मैंने इसको थोड़ा चेंज कर लेना है, ठीक है। तो यू कितनी बार है, 2 बार है। तो यहाँ पे मैंने जो यू माना है, ये जरूरी थोड़ी ना है कि ये फिक्स थोड़ी ना है कि ये वाला यू माना है ये वाला यू माना है। तो हम इसको करेंगे ना तो 2 बार लेना पड़ेगा हमें क्यू के बाद में। इसमें दे रखा है क्यू के बाद में यू आता है, इसलिए नहीं बोला कौन सा यू आता है। तो एक बार तो इस यू को ले लेंगे, एक बार इस यू को ले लेंगे।
और ये इसके बाद में शेष तीन तीन पैटर्न बन जाएंगे। आई होप मेरे को ये आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों के बाद मैंने यू दो बार क्यों लिए हैं, दो दो पैटर्न बनेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि एक बार इस यू को लेंगे, क्योंकि जस्ट बात ये भी तो हो सकता है, ये भी तो यू है, और इसमें बोला है क्योंकि सब बात सदा यू आता है, ये यू भी तो आ सकता है। अगर इतना कर लेंगे हम तो इसके बाद होगा क्या, इसके बाद होगा तीन तीन डब्बे बच जाएंगे। मतलब कि हमने माना है, एक बार माना है क्यों यू, फिर एक बार दूसरे वाले यू को लिया है, फिर शेष बचे कितने, तीन तीन तीन। अब इसको जब क्यों के बाद जस्ट एक हो जाएगा तो ये तो एक बन जाएगा, एक पैटर्न तो एक, इनको तो एक एक बन जाएगा। इसके अलावा शेष जगह कितनी बची, तीन बची। अब इन तीन डिजिट में हम कैसे भी रख सकते हैं, इसमें ई भी रख सकते हैं, इसमें दूसरा वाला यू भी रख सकते हैं, इसमें दूसरा वाला ई भी रख सकते हैं, यानी इसमें हम तीन बार तीन तरीके से भर सकते हैं। और अगर इसको तीन तरीके से भरेंगे तो लास्ट में फिर दो बच जाएंगे, वही से भी दो बचेंगे, तो इसको हम दो तरीके से भर सकते हैं और इसे लास्ट एक तरीके से। तो इसका ओवरऑल कितने तरीके आ जाएंगे, इसके आ जाएंगे, इन सभी को गुना कर देंगे तो 1 × 3 × 2 × 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें भी जब दूसरे वाले यू को ले लेंगे तो इसमें भी तीन तीन शेष बचेंगे, इसमें भी दो तरीके से भर देंगे और इसमें भी एक सेम ये आ जाएगा, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। टोटल हमारे कितने जो हैं इस प्रकार के समूह बन रहे हैं जिसमें हमने क्यों के बाद जस्ट यू आ रहा है, तो 6 और 6 कितने आ रहे हैं, 12 हमारे ये समूह बन रहे हैं इस प्रकार के। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, कथन दे रखा है, निष्कर्ष दे रखा है, हमें निष्कर्ष तक पहुंचना है। पहला दिया हुआ है कुछ रेडियोस क्या है, मोबाइल हैं, कुछ रेडियोस को हम आर से डिनोट कर ले, रेडियोस क्या है, वो क्या है, मोबाइल है, अलग अलग पेन से डायग्राम बनाते हैं। तो कुछ रेडियोस क्या है, मोबाइल है, इसको मोबाइल मान लिया। अब नेक्स्ट दे रखा है कुछ सभी मोबाइल जो है, मतलब कंप्लीट मोबाइल, सारे मोबाइल जो है क्या है, वो कंप्यूटर है, सारे मोबाइल क्या है, कंप्यूटर है, यानी सारे मोबाइल क्या है, कंप्यूटर है। अब इसमें इस डायग्राम में अभी तक हमें डायग्राम जो है मतलब सभी मोबाइल तो कंप्यूटर हैं और कुछ मोबाइल है, कुछ रेडियो है, समझ गई। अब नेक्स्ट पूछ रखा है कुछ कंप्यूटर जो है, कुछ कंप्यूटर जो है क्या है, घड़ी है, यानी कि वो दे रखा है क्या, कुछ जो मोबाइल है, कुछ कंप्यूटर जो है घड़ी है, कुछ कंप्यूटर क्या है, घड़ी है। तो ये कंप्यूटर इस तरीके से बन जाएगा, कुछ कंप्यूटर घड़ी है, क्योंकि हमें इस तरीके से नहीं दे रखा कि कुछ मोबाइल घड़ी है, जितना हमें दिया है ना सिर्फ उतना ही हमें इन्फॉर्मेशन के हिसाब से डायग्राम बनाना है। तो देखो इसमें क्या बना दिया हमें, कुछ जो कंप्यूटर हैं वो घड़ी है, ये भी सही हो गया हमारा। तो आप देखो निष्कर्ष पहले पे जाते हैं। निष्कर्ष पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है निष्कर्ष पहला, कुछ रेडियो जो है निश्चित रूप से घड़ी है। देखो कुछ रेडियो इधर है और वॉच इधर है, कुछ रेडियो निश्चित रूप से घड़ी तो है ही नहीं, बिल्कुल नहीं है, उतना कुछ स्पष्ट हमें कहा भी नहीं गया है, तो ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल नहीं कहा गया। अगर माने भी हम एक निष्कर्ष इसके अलावा एक डायग्राम और भी बनाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि ये जो वॉच थी ना, ये जो हमने वॉच बनाई है, देखते एक बार, ये जो वॉच बनाई इसको हम इस तरीके से बना दें, इसको इस तरीके से बना, इस वॉच को हम इस तरीके से इधर ले जाके बना दे, एक दूसरा डायग्राम बनाए उसमें इस वॉच को इस तरीके से बना दे, तो भी हमारा कुछ कंप्यूटर वॉच ही होंगे, इस तरीके से बना दे। लेकिन कुछ रेडियो आ जाएंगे इसमें, लेकिन निश्चित नहीं बता सकते ना हम है या नहीं, क्योंकि कोई फिक्स स्टेटमेंट इसने दिया नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे निष्कर्ष की अगर हम बात करें तो क्या बोल रहा है, कुछ मोबाइल निश्चित रूप से घड़ी है, कुछ मोबाइल है, देखो कुछ मोबाइल, ये मोबाइल हो गए और ये घड़ी हो गई, निश्चित रूप से घड़ी कहीं पे भी नहीं है, लिखा हुआ नहीं है कहीं पे। दूसरा अगर हो सकते हैं, ऐसा बोलता है कुछ मोबाइल घड़ी हो सकते हैं, तो हम ये डायग्राम इस तरीके से बना सकते थे, मोबाइल हो सकता था, कंप्यूटर हो सकता था और इस तरीके से वॉच हो सकता था, मतलब हो सकते हैं, कैन भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से हमारी इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो ये नहीं है। तो ये दोनों निष्कर्ष ही गलत है, तो इसका आंसर आ जाएगा डी। एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचना होता है, थोड़ी भी अगर कुछ कंफ्यूजन हो रहा है तो यानी गलत हो रहा है, या फिर दो आंसर आ रहे हैं तो गलत हो रहा है। तो ये हमारे कुल आज के क्वेश्चन थे। इसके अलावा एक होमवर्क जो है आपका क्वेश्चन ये रहने वाला है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसका सॉल्यूशन करो और कमेंट बॉक्स में आपको इसको सॉल्यूशन लिखना है, आंसर लिखना है। और जैसे ही हम अगला वाला जो वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसमें इसका मैं सॉल्यूशन से ही स्टार्ट करूंगा, पहले हम होमवर्क वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। और दूसरा जो मैंने बोला था कि कोई किसी क्वेश्चन का आपको आसान पैटर्न पता है या कोई दूसरा सीधा पैटर्न पता है तो आप उसको भी कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करना है, ताकि आपके साथ साथ आपके जैसे ही दोस्तों की भी मदद हो सके। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ जो सीएससी की तैयारी कर रहे हैं और जिनको सी सेट में डिफिकल्टी आती है तो उसके साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि इस तरीके से हम डेली धीरे धीरे एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन हम बहुत अच्छा कर लेंगे सी सेट को। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।